गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके सेकंड चैप्टर, जो ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है, भारत की भूआकृतियाँ, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो भारत है, भारत में बहुत सारी अलग अलग भूआकृतियाँ पाई जाती हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे मैदानों में हम रह रहे हैं, समतल भूमि पे रह रहे हैं, ऐसा ही पूरा भारत नहीं है। कहीं पहाड़ हैं, कहीं मारुस्थल है, कहीं पठार है, कहीं हमारा जो भारत है वो समुद्र के साथ उसकी सीमा लगती है, तो कहीं पहाड़ों के साथ सीमा लगती है। तो अब हम सारी भूआकृतियों के नाम जानेंगे। हमारे भारत में कौन कौन सी भूआकृतियां पाई जाती हैं। तो भारत क्या है? भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। हमारे देश में हर प्रकार की भूआकृतियां पाई, मैं आपको मेन पॉइंट ही बताऊंगी। हमारे देश में हर प्रकार की भूआकृतियां पाई जाती हैं। कैसी? पर्वत, मैदान, मारुस्थल, ये सारी आकृतियों के नाम आपको पता होने चाहिए। पर्वत, मैदान, मारुस्थल, पठार तथा द्वीप समूह पाए जाते हैं भारत के अंदर। पहले हम थोड़ा बहुत ये सारी भूआकृतियों के नाम है। पहले जो पहाड़ हैं, 6 हमारे देश के अंदर जो भूआकृतियां वो 6 तरीके की पाई जाती हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला एक तो हमारे देश में, जिन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में हम उत्तरी मैदानों में रहते हैं। ये हिमाचल, जम्मू कश्मीर वाली जो साइड है, ये पहाड़ है। उत्तराखंड भी पहाड़ है। और नेपाल, भूटान, सारा ऊपर तक असम तक ये हिमालय फैला हुआ हमारा। इधर जम्मू कश्मीर से लेके नेपाल, लेकिन नेपाल भूटान तो पड़ोसी देश हैं, फिर भी पहाड़ी एरिया में हिमालय पर्वत फैला हुआ है। उसके नीचे उत्तरी मैदान है हमारे। फिर प्रायद्वीपीय पठार है हमारा, नीचे वाला भारत प्रायद्वीपीय पठार है जहाँ ट्रायंगल बन रही है। और राजस्थान हमारा भारतीय मारुस्थल है। और नीचे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, जितने भी ये हमारे स्टेट्स हैं, उड़ीसा, बंगला, तो ये समुद्र के साथ लगते हैं इनकी सीमाएं। तो ये तटीय मैदान है हमारे, यहाँ पे तटीय मैदान है इन राज्यों में। और ये हमारा द्वीप समूह है, आपको पता है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये सारी भूआकृतियों के नाम आपको पता होने चाहिए, और इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा आज इसमें पढ़ाऊंगी। वैसे तो हमने उसमें वर्कशीट में डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो हिमालय पर्वत, हिमालय विश्व की सबसे ऊंची श्रेणी है, ये तो आपको पता है। हिमालय के कारण ही हम एशिया से, मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं से बच रहे हैं। अगर हिमालय ना होता, हो सकता भारत की तस्वीर कुछ और होती। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई आपको याद करनी है, 2400 किलोमीटर लंबा है हिमालय। और जो अरुणाचल प्रदेश वाली साइड से 150 किलोमीटर चौड़ा, लंबाई चौड़ाई याद होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर, कश्मीर वाली साइड से 400 किलोमीटर चौड़ा है। और अरुणाचल प्रदेश वाली साइड से 150 किलोमीटर चौड़ा है। और इसका जो ये 3 भागों में देशांतरीय विस्तार, ऐसे हम इस तरीके से हम इसको बांटते हैं, जो 3 हिस्सों में बांट सकते हैं इसको। तो आपको इसकी तीनों श्रृंखलाएं, महान और आंतरिक हिमालय, जिसमें 6000 मीटर तक की औसत ऊंचाई की वो पाई जाती हैं, चोटियां पाई जाती हैं। ये आपको मैं दिखा देती हूँ मैप में। ये हमारा जो हिमालय है, ये हमारा जम्मू कश्मीर से लेके ये सारा जो ब्राउन ब्राउन सा दिख रहा है, ये आपको हिमालय है। हिमालय में मैं बस ओनली बताऊंगी, ये जो रेड लाइन दिख शो कर रही है, ये वाली, ये जा रही है रेड लाइन ऊपर वाली, तो ये एरिया से थोड़ा थोड़ा जो दिख रहा है, ये हमारे ऊपर वाला हिमालय श्रृंखला है। इस तरीके से देशांतरीय, ये ऐसे करके देशांतरीय होता है, ऐसे अक्षांशीय होता है। तो हम ऐसे करके इसको 3 हिस्सों में काट रहे हैं। तो पहला हिस्सा कट गया, ये वाला, ये कट रहा है। ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं महान हिमालय या आंतरिक हिमालय। इसको क्या बोलते हैं? महान हिमालय या आंतरिक। आप बुक में से भी पढ़ सकते हो, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, दो नाम है इसके, महान हिमालय और आंतरिक हिमालय, दो नाम है इसके, महान या आंतरिक हिमालय कहते हैं इसको। हिमालय आप साथ में लगा लेना, ठीक है। ये इसमें क्या है,
जो ये वाला हिमालय, ये सारा हिमालय जो दिख रहा है थोड़ा थोड़ा रेड लाइन से ऊपर ऊपर वाला, ये ग्रेनाइट का बना हुआ है। ये सारा साल बर्फ से ढका रहता है और बर्फ की हिमानियां बहती हैं जहाँ पे। ये इसकी जो करोड़ है वो ग्रेनाइट की है। ग्रेनाइट पत्थर जो आप घर में फर्श के लिए इस्तेमाल करते हो, इसकी करोड़ ग्रेनाइट की है। यहाँ बर्फ जमी रहती है। 6000 मीटर तक क्या है चौड़ी, 6000 मीटर ऊंची चोटियां, सबसे ऊंची चोटियां इसी आंतरिक जब महान हिमालय में ही आती हैं। ये सारा महान हिमालय है। ये जो सारा जा रहा है महान हिमालय, ऊपर वाला सारा महान हिमालय है। और इसको आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। और ये जो हिमालय यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ सारा, इसकी लंबाई कितनी 2400 है, वो मैंने आपको बता दी है, 2400 किलोमीटर है। इधर से ज्यादा चौड़ा है, जो यहाँ से इसकी चौड़ाई है जो ऐसे करके 400 है, 400 किलोमीटर है। और इधर से है 150 किलोमीटर, यहाँ पे 150 किलोमीटर है। जैसे इनके नाम ही याद कर लो, बहुत है। और ये बीच वाली जो है, ये वाला हिमालय, अब जैसे हम चॉकलेट के 3 टुकड़े काट लेते हैं लंबे, वैसे काटने हैं। तो ऊपर वाला चॉकलेट के हिस्से को हम महान हिमालय कहते हैं। इसको मिटा देते हैं, हम बीच वाले हिमालय के बारे में पढ़ेंगे अब। बीच वाले हिमालय के बारे में पढ़ेंगे, बीच का टुकड़ा है जो, उसके बारे में। ये वाला बीच वाला हिमालय है, ये वाला हिमालय जो बीच का हिमालय है, ये वाला हिमालय, ये जो बीच में ये लाइन जा रही है, जो बीच वाला हिमालय है, इसको बोलते हैं नेवन हिमालय। इसको, ये लाइन की दोनों लाइन बीच बीच टूट टूट के जा रही है, ये इसलिए टूट टूट के दिखा रहे हैं। ये वाली जो लाइन है देखो, अब ये वाली रेड मेहरून लाइन है, ये लंबी जा रही है। ऊपर वाली महान हिमालय और आंतरिक हिमालय है ना, वो कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, वो एक जैसा लंबा। और 6000 मीटर तक की, इस ऊपर वाले में 6000 मीटर तक की ऊंची चोटियां है। इसमें सबसे ऊंची चोटियां ऊपर वाले में है, बर्फ से ढका करोड़ ग्रेनाइट की है। लेकिन जो बीच वाला हिमालय की लाइन देख रहे हैं ना, ये मेहरून वाली टूट टूट के जा रही है। तो जो बीच वाला हिमालय है वो बीच बीच में टूटा हुआ है, जिस बिल्कुल लगातार नहीं चल रहा। तो इस वाले हिमालय को बोलते हैं नेमन हिमालय या हिमाचल हिमालय। इसको नेमन हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। नेमन हिमालय या हिमाचल, नेमन या हिमाचल हिमालय के नाम से इसको कहते हैं, हम जानते हैं। और इसके ये सारे जो ये पहाड़ी नगर है वो इसी में, वो सारे पहाड़ी नगर इसी में पाए जाते हैं। ये बीच वाला जो, ये वाला मैंने करा हुआ ब्लू ब्लू, ये वाला हमारा बीच वाला हिमालय नेवन या हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय, प्लीज आप इसको समझ लेना, जो मैं बोलती हूँ वो दिमाग में उसको भी सुनना है, अगर नाम भी लिखा जाए तो। नेमन या जो हिमाचल हिमालय है, ये बीच वाला हिमालय है, ये लगातार नहीं है और बीच बीच में टूटा हुआ है। इसमें 3700 से 4500 तक ऊंची, इसमें ऊपर वाले में 6000 है, तो इसमें बीच वाले में 3700 से 4500 मीटर तक ऊंची चोटियां हैं। और इसके अंदर ही सारे पहाड़ी नगर हैं जो इस बीच वाले हिमालय में बसे हुए हैं। इसमें 3 वो आती हैं, कश्मीर की घाटी, 3 घाटियां आती हैं, पहाड़ी नगर यहीं पे। क से कश्मीर की घाटी, कुल्लू की घाटी, कांगड़ा की घाटी। इसी में कश्मीर की घाटी, कुल्लू की घाटी, कांगड़ा की घाटी। और 3 इसमें श्रृंखलाएं आती है। पीर पंजाल श्रृंखला इसमें सबसे लंबी है। और धौलाधार और महाभार श्रृंखलाएं, मतलब 6 चीजें इसमें आती हैं। 3 तो कश्मीर की घाटी, कुल्लू की घाटी, कांगड़ा की घाटी, और पहाड़ी नगर भी इसी में बसे हुए हैं। और इसी में ही आपको मैंने बताया है जो पीर पंजाल श्रृंखलाएं हैं, 3 पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी श्रृंखला है। धौलाधार और महाभार श्रृंखला भी इसके अंदर आती है, मैं आपको लिखे हुए में भी दिखाऊंगी। और फिर जब ये वाली खत्म हो जाती है तो ये वाली आ जाती है नीचे वाली, इसको बोलते हैं शिवालिक। जो नीचे वाली हिमालय है की पट्टी है, उसको शिवालिक के नाम से जाना जाता है। और इसके बीच में ये वाली जो, ये दोनों रेखाओं के बीच में ये चीज होती है, इसमें लंबवत घाटियां होती हैं।
निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में लंबवत घाटियां होती हैं जिनको दून कहते हैं। और दून 3 हैं, कोटली दून, पाटली दून और देहरादून। आपको पढ़ के भी सुना देती हूँ। मतलब पहले ऊपर वाला आंतरिक हिमालय, ये ऊपर वाला, ये वाला आंतरिक हिमालय निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है। करोड़ से बना हुआ है, इसकी ग्रेनाइट से बनी हुई है करोड़, बर्फ जमी रहती है, 6000 मीटर तक की ऊंचाई है। जो बीच वाला हिमालय है वो निम्न हिमालय, हिमाचल हिमालय के नाम से जाता है। यहीं पर पहाड़ी नगर हैं, इसमें कश्मीर की घाटी, कांगड़ा की घाटी, कुल्लू की घाटी आती है। और 3 श्रृंखलाएं, पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है, धौलाधार श्रृंखला और महाभारत श्रृंखला लास्ट वाली है। शिवालिक, इसके अंदर शिवालिक के अंदर निम्न और शिवालिक के, निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में लंबवत घाटियां होती हैं जिनको दून कहते हैं। और इसके अंदर 3 दून है, देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। ये हमारा ऐसे करके हम इसका सीख लिया है। अब हम उसका सीखेंगे इसको दिशा, इसका दूसरी तरीके से भी अक्षांश वो भी करेंगे, हम वितरण भी करेंगे। नदियों के हिसाब से भी इसका वितरण है। यहाँ पे ये सिंधु नदी है, सिंधु और सतलुज नदी के बीच में जो ये हिमालय आता है, ये वाला सिंधु और सतलुज के हिमालय के बीच में, ये पढ़ के ये वाला इतना हिमालय है। जो सिंधु नदी देखो ये जा रही बच्चों, सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच के हिमालय को आपको मैं पढ़ के दिखाती हूँ क्या बोलते हैं। सारी स्ट्रिंग वो बता दिया ऊपर ना। और अब नीचे से मैं आपको बताती हूँ। जो नीचे वाले हमारी शिवालिक घाटी है उसमें 900 से 1100 मीटर तक ऊंची पहाड़ियां हैं। ये मैंने सारे आपको कोटली दून, पाटली दून सारे पढ़ाए हैं, अगर आप यहाँ से पढ़ लेना। ये मैंने सारे नगर भी बताया, पहाड़ी नगर बताए थे जो मैंने। और कश्मीर की घाटी, कुल्लू की घाटी, कांगड़ा की घाटी, कश्मीर की घाटी, कांगड़ा, कुल्लू की घाटी। और ये श्रृंखलाएं बताई, पीर पंजाल श्रृंखला, धौलाधर, महाभारत श्रृंखला। और मैंने फिर इसमें अगले वाले में वो भी बताए थे, लंबवत दून किसे कहते हैं, ये भी आपने पढ़ना है। दून ये रहा, निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच जो लंबवत घाटी होती है उसको दून कहते हैं। ये 3 दून है, कोटली दून, पाटली दून और देहरादून। ये आप लोगों ने पढ़ने हैं। अब हम पढ़ते हैं, देखो सिंधु और सतलुज नदी के बीच में जो जगह है उसको क्या बोलते हैं, पंजाब हिमालय। जो सिंधु और सतलुज के बीच में वो पंजाब हिमालय के नाम से, मैं आपको उसमें मैप भी दिखाऊंगी। और फिर है कश्मीर, और इसको जो पंजाब हिमालय उसको कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज और सिंधु नदी के बीच वाले हिमालय को पंजाब हिमालय, और उन इसके 2 नाम और भी, कश्मीर और हिमाचल हिमालय। सतलुज और काली नदी वाले जो हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली और तिस्ता के बीच वाले को नेपाल हिमालय, और तिस्ता और दिहांग वाले हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। मैं ये मैप पे ही दिखा देती हूँ आप लोगों को। हिमालय को हमने ऐसे तो लंबा तो काट के दिखा दिया था। देखो सिंधु और सतलुज वाले को, क्योंकि इसमें पंजाब भी आ रहा है, थोड़ा सा पंजाब का भी हिस्सा आता है, तो इसको 3 नामों से जाना जाता है। पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय भी कहते हैं इस वाले, इतने सिंधु और सतलुज नदी के बीच वाले को। इसको कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं, कश्मीर हिमालय भी बोलते हैं इसको, और हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। 3, क्योंकि हिमाचल भी इसमें आ रहा है, कश्मीर भी आ रहा है, तो इनको 3 नामों से जाना जाता है, कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय और पंजाब हिमालय भी कहा जाता है। सिंधु और सतलुज नदी के बीच में जो सिंधु, और यहाँ पे नेपाल शुरू होता है, यहाँ काली नदी है, एक काली नदी, और जो सतलुज है, काली और सतलुज के बीच में काली नदी है ये, यहाँ पे काली नदी और सतलुज के बीच वाले हिमालय को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय अपने आप समझ लेना, मैं लिखूंगी नहीं। कुमाऊं हिमालय, काली और तिस्ता, जहाँ पे नेपाल खत्म होता है, यहाँ पे तिस्ता नदी है, तिस्ता
काली और तिस्ता नदी के बीच के हिमालय को नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली काली नदी होगी यहाँ पे, यहाँ पे तिस्ता नदी होगी, इन दोनों के बीच वाले हिमालय को, इसमें नेपाल आ रहा है तो इसको नेपाल हिमालय के नाम से, ये वाला नेपाल हो गया तो इसको नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ाऊंगी, थोड़ा सा आपको ज्ञान हो जाएगा क्या होता है। और अब तिस्ता और दिहांग नदी के बीच में, इसको असम हिमालय कहते हैं। ये तिस्ता है, यहाँ पे दिहांग नदी, तिस्ता और दिहांग नदी के बीच के हिमालय को क्या बोलते हैं? तिस्ता और दिहांग को बोलते हैं असम, इसको बोलते हैं असम हिमालय। अब मैंने हिमालय के बारे में पढ़ा दिया, हम थोड़ा बहुत अब उत्तरी मैदानों के बारे में भी पढ़ेंगे कि उत्तरी मैदान कैसे हैं। उत्तरी मैदानों के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियों में आगे, अभी इसको हिमालय का आपको थोड़ा मोटा मोटा याद कर लो, फिर मैं आपको और भी डिटेल में बताऊंगी। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र से बने हैं। ये 3 उत्तरी मैदानों के बारे में इतना ही याद कर लो। इसकी सहायक नदियों से सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, और इनकी जो सहायक नदियां उनसे बने हैं उत्तरी मैदान, जिनमें हम रहते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारा इस एरिया को हम उत्तरी मैदान का, समतल भूमि जहाँ पर है उसको उत्तरी मैदान कहते हैं। ये उत्तरी मैदान और जो हिमालय है ये नई भू आकृतियां हैं। उत्तरी मैदान जो है वो 3 सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की सहायक नदियों, और इन तीनों नदियों, इनकी सहायक नदियों से मिलकर बनी है। और यहाँ इन जो हमारे उत्तरी मैदान है, इनकी मृदा कौन सी है? जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, मृदा मिट्टी को कहते हैं। उत्तरी मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों और इनकी सहायक नदियों से बने हैं। ये मैदान की जो मिट्टी है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिमी बंगाल वगैरह जो समतल एरिया है भारत के, ये नई भू आकृतियां हैं। और इस यहाँ पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मृदा है, जिसके कारण ये उपजाऊ है, जहाँ पर बहुत अच्छी फसलें होती है और बहुत सारी, भारत की ज्यादा जनसंख्या उत्तरी मैदानों में रहती है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित, ये बाद में आपको क्लास में ही बता दूंगी कि ये जो मतलब हिमालय, जो हिमालय और जो हमारी पुरानी भूमि है भारत की, उसके बीच में एक खड्डा था, खड्डा नुमा, जिसको द्रोणी कहते हैं। और उस द्रोणी के अंदर जब नदियों द्वारा, ऊपर से आ रही नदियों द्वारा मिट्टी भर गई तो ये उत्तरी मैदान बने हैं। मैं अभी आपको मैप पे भी बता दूंगी। और हमारे उत्तरी मैदानों का जो क्षेत्रफल है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। 7 लाख, भारत के उत्तरी मैदानों का क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसकी लंबाई 2400 है हिमालय जितनी, और ये चौड़ाई इसकी 240 से लेके 320 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है, जो उत्तरी मैदान है। और जहाँ पर ये संघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है, यानी कि जहाँ बहुत सारे, भारत की ज्यादा जनसंख्या उत्तरी मैदानों में रहती है। क्यों रहती है? समृद्ध मृदा आवरण, एक तो यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है, और एक जितना पर्याप्त पानी है, जितना लोगों को पानी चाहिए, पानी की उपलब्धता भी अच्छी है यहाँ पे। और यहाँ का जो क्लाइमेट है, जहाँ जलवायु है वो अनुकूल है होने के कारण। 3, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के उत्तरी मैदानों में भारत की अधिकतर जनसंख्या क्यों रहती है या सघन जनसंख्या क्यों रहती है, तो आप कहोगे क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ है, और पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है, और अनुकूल जलवायु के कारण यहाँ पे जो खेती है बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण भारत के ज्यादातर लोग उत्तरी मैदानों में रहते हैं। अब इसका उत्तरी मैदानों का आप इतना ही कर लो। इसमें से एक ये चीज भी ज्यादा, और ये द्वाब वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। दो आव, दो आव का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दो आव का अर्थ क्या है? दो नदियों के बीच का भाग। द्वाब 2 शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आव। जो द्वाब है 2 शब्दों से, आपको भी पता, दो और अलग अलग करते दो और आव को, तो दो का अर्थ तो दो ही होता है हमें पता, लेकिन आव का अर्थ होता है पानी।
पानी का मतलब नदियां। इसी प्रकार पंजाब में भी दो शब्दों से मिलकर बना है पंज और आब। पंज का अर्थ है पांच और आब का अर्थ है नदियां, पानी। तो मतलब पंजाब 5 नदियों से मिलकर बना है, सतलुज, सिंधु और उसकी सहायक नदियों से, रावी, व्यास, झेलम, रावी, व्यास और आपको बताती हूँ कहाँ पे, ये देखो। तो पंजाब 5 नदियों से मिलकर बना है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास। ये 5 नदियां हैं, उसकी सहायक नदियां सिंधु की, उससे मिलकर बना है। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज 5 नदियों से मिलकर बना है, इसलिए पंजाब का अर्थ पंजाब 5 नदियों से मिलकर बना। तो दोआब का मतलब भी 2 नदियों के बीच का भाग होता है। दोआब, आब होता है नदियां, तो 2 नदियों के बीच के भाग को दोआब कहते हैं। दोआब 2 शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना, पंज प्लस अर्थ है पंज, 5 और आब का अर्थ है पानी। पंजाब भी 5 नदियों झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और ए नहीं लगाना, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज 5 नदियों से मिलकर बना है पंजाब। और दोआब का अर्थ है 2 नदियों के बीच का भाग। ये आपने ढंग से याद कर लेना है। मैं आज इतना ही एक तो बताऊंगी पंजाब की का आपको लंबाई, पंजाब उत्तरी मैदानों की चौड़ाई, उत्तरी मैदानों का क्षेत्रफल, उत्तरी मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है और यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होने के कारण, और जितना लोगों को पानी चाहिए उतना पानी पाया जाता है उत्तरी मैदानों में। और यहाँ का जो जलवायु अनुकूल जलवायु है, उपजाऊ मिट्टी है, जिसके कारण यहाँ पर खेती अच्छी होती है, जिसके कारण भारत की ज्यादा जनसंख्या, सघन जनसंख्या उत्तरी मैदानों में रहती है। आगे मैं आपको मारुस्थल प्रायद्वीप पठार थोड़ा लंबा है, थोड़ा मैं आपको मारुस्थल के बारे में भी बताऊंगी। ये है इसके मारुस्थल के बारे में। हम अरावली पहाड़ी के, ये ढंग से पढ़ लो, ये इम्पोर्टेंट है बच्चों। भारतीय मारुस्थल अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मारुस्थल है। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मारुस्थल स्थित है, जो बालू के टिब्बों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है। अब अरावली पहाड़ी के किनारे, ये नंबर 1 है, अरावली पहाड़ी के किनारे पश्चिमी किनारे पर थार का मारुस्थल है, जो भारत का राजस्थान में ही थार पाया जाता है। तो अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मारुस्थल स्थित है। ये बालू के टिब्बों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। ये दूसरा पॉइंट लिख लेना, क्या यहाँ पे कितनी बारिश होती है? भारत के मारुस्थल में 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। ये अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मारुस्थल है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है, वनस्पति जिनके पौधे बहुत कम है। नंबर 3 आप इसमें तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में क्योंकि पानी की कमी होती है, तो वनस्पति पौधे बहुत कम है। यहाँ पे पेड़ पौधे वनस्पति का मतलब पेड़ पौधे बहुत कम है। पेड़ पौधे बहुत कम है। तो एक क्या है, अरावली पहाड़ी के पश्चिम में जो स्थित थार का मारुस्थल है, वो भारतीय मारुस्थल के नाम से जाना जाता है। और ये बालू होती है, रेत के टिब्बों से ढका तरंगित मैदान है, जहाँ पर 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। तीसरा पॉइंट है, जहाँ पर शुष्क जलवायु होने के कारण जहाँ पर वनस्पति जिनके पेड़ पौधे कम हैं। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं, सरिताएं होती है नदियां, और जब बारिश होती है उन्हीं कुछ महीनों में ही वहाँ नदियां दिखती हैं, और उसके बाद ये बालू में ही विलीन हो जाती हैं। और जब बारिशें बंद हो जाती है तो ये किसमें, रेत इसको नदियों के पानी को सोख लेता है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, और जो राजस्थान की नदियां हैं उनमें पानी की मात्रा कम होने के कारण ये समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। भारतीय मतलब हमारे जो राजस्थान का मारुस्थल है, जिसको थार का मारुस्थल भी कहते हैं, जिसको भारतीय मारुस्थल भी कहते हैं, उसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है बच्चों? सबसे बड़ी नदी है लूनी नदी।
भारतीय मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? लूनी नदी। और बरकान भी आ जाता है। बरकान क्या होता है? बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है, रेत का बना हुआ। आधे चंद्रमा जैसा रेत का बना हुआ जो टीला होता है उसको बरकान कहते हैं। ये आपने याद करना है। इसकी 5 विशेषताएं करनी है भारतीय मरुस्थल की। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। ये बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। मतलब एक तो ये हम अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर स्थित जो थार का मरुस्थल है वो भारतीय मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। ये बालू के टिब्बों से ढका तरंगित मैदान है। ये 150 किलो यहाँ पे 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। यहाँ पे पानी की कमी होने के कारण या शुष्क जलवायु होने के कारण यहाँ पर पेड़ पौधे कम पाए जाते हैं। और ये बारिश के दिनों में ही कुछ सरिताएं यानी कि नदियां दिखती हैं। और बारिश बंद होने के बाद वो नदियां मिट्टी रेत में ही वो हो जाती हैं। रेत सोख लेता है उनके पानी को। और पर्याप्त जल न मिलने के कारण ये समुद्र तक, नदियों में पानी कम होने के कारण ये समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। और इस मतलब हमारे भारतीय मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी का नाम है लूनी। और बरकान क्या होते हैं ये भी आपको वन वर्ड में भी आ जाता है। अर्धचंद्राकार जो बालूजा रेत के टीले होते हैं, आधे चंद्रमा जैसे जो रेत के टीले होते हैं उनको बरकान कहते हैं। लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान के समीप, ये आपको याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इतना ही आपको करना है। बाकी मैं आप लोगों को अगले उसमें करवाऊंगी कोशिश। चिल्का झील है भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। चिल्का झील, ये भी याद कर लो। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, जो ओडिशा में महानदी डेल्टा के तट पर दक्षिण में स्थित है।